हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों या एनसीवेव के हों, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसकी आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 1। ये आपका एडिशनल कैटेगरी का सब्जेक्ट है। बीएससी की कैटेगरी में ये सब्जेक्ट दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स के पास ये अवेलेबल है, चाहे किसी भी कोर्स का हो, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, चाहे किसी भी कोर्स में हो, सभी के पास ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ इसकी यूनिट नंबर 1, जो कि है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें मैं कंप्लीट इस यूनिट को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करे हैं, उनमें से आपको ये करवाऊंगा और सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इस यूनिट को। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए। तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको जो यूट्यूब चैनल का अबाउट का सेक्शन है, उसमें टेलीग्राम का लिंक पिन हो रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जब डायरेक्टली चैनल का नाम लिखेंगे TAS अपडेट्स कॉलेज टेलीग्राम पर जाकर, तो आपको वहां पर ऑप्शन में शो हो जाएगा चैनल, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर ही आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इसमें देखिए, आपको सबसे पहला टॉपिक जो करना है वो करना है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग को और इमोशन को दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब शेयर करते हैं। और किन मोड्स से, किन किन मीडियम से हम शेयर करते हैं? तो या तो स्पीच के थ्रू, मतलब बोलकर, या फिर सिग्नल, कोई सिग्नल देकर, मतलब संकेत देकर एक तरीके से, राइटिंग में, या फिर बिहेवियर के थ्रू हम उन्हें अपनी बात बताते हैं, अपनी थॉट्स, फीलिंग, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें उन्हें बताते हैं। तो ये कहलाता है आपका कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर एनकोड a message and then using a medium channel send it to receiver who decode the message and after processing information send back appropriate feedback reply using medium channel। इस क्या प्रोसेस होता है इसका? देखिए, कम्युनिकेशन का ये आपको प्रोसेस दिया है। इसमें क्या होता है, सेंडर मैसेज को इनकोड करता है। इनकोड करने का मतलब होता है वो अपनी इस भाषा में चेंज कर देता है मैसेज, जो भी उसका मैसेज है उसे किसी एक ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर देता है या किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है कि जिसको वो भेजना चाहता है सिर्फ वही इसे समझ पाए, उसके अलावा और किसी को ये बात समझ में ना आए। उसे कहा जाता है एनकोड करना। तो वो मैसेज को एनकोड करता है और किसी मीडियम का मतलब किसी माध्यम, किसी भी चैनल के थ्रू, मतलब जिसकी मदद से मैसेज उस तक पहुंचेगा, चाहे ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू भेजा जाए, चाहे लेटर के थ्रू, ये सारे हो गए आपके मीडियम। तो मीडियम के थ्रू उसे किस तक भेजता है? रिसीवर तक। रिसीवर उसे क्या करता है, अब जो उसे मैसेज मिलता है, तो जो सेंडर था उसने इसे एनकोड कर रखा था किसी एक स्पेशल फॉर्मेट में कि उसे ही समझ में आए। तो अब वो उसे समझने के लिए उसे डिकोड करेगा, मतलब दोबारा से उसी सिंपल फॉर्मेट में चेंज करेगा, डिकोड द मैसेज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। अब डिकोड करने के बाद उसे समझ में आ जाएगा कि सेंडर ने क्या कहा है, वो मैसेज को समझ लेगा। उसके बाद जो भी उसकी अप्रोप्रिएट फीडबैक, मतलब जो भी उसको उससे फीडबैक देनी है, मतलब उसे हाँ या ना जो भी पूछा गया है लेटर में, उसका जो आंसर देना है वो आंसर देगा। उसे कहा जाता है फीडबैक। और फीडबैक भी किससे दी जाएगी? किसी मीडियम के थ्रू फीडबैक दी जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। अब इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कुछ बैरियर्स होते हैं, मतलब कुछ रुकावटें आती हैं। क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं? मतलब जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में कई सारी रुकावटें आती हैं, बैरियर्स आते हैं बीच में। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला आता है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? नॉइस, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, आउटडेटेड इक्विपमेंट, ओल्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। मैसेज को ट्रांसमिट होने में, मतलब रिसीवर तक पहुंचने में बीच में कई बार शोर, नॉइस होता है, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं होती है, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स पुराने होते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी होती है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है जिसकी मदद से मैसेज उस तक नहीं पहुंच पाता। तो इन सभी रुकावटों को कहा जाता है फिजिकल बैरियर। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑकर व्हेन द सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट क्लियर, हैव गैप्स इन देम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर कहाँ मिलता है? जब ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक कोई मैसेज पहुंचाना होता है, उसके बीच में जो जो रुकावटें आती हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर किस वजह से होता है? जब तो या तो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है वो सही ना हो, या फिर उस स्ट्रक्चर में बीच में कहीं गैप हो, कोई पोजीशन मिस हो, तो फिर मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने में ये बैरियर्स
हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्री में इंटरप्रेट द सेम वर्ड डिफरेंटली। लैंग्वेज कैसे बैरियर है? तो लैंग्वेज ही एक सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो अलग अलग जगह के लोग हैं वो एक किसी पर्टिकुलर शब्द का मतलब किसी और प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ और होता है और किसी दूसरी प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ और होता है। तो डिफरेंट रीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं उन वर्ड्स के, तो इसे कहा जाता है लैंग्वेज बैरियर। फिर आता है आपका कल्चरल बैरियर। तो अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद क्रॉस कल्चर पीपल। ये कल्चरल बैरियर भी कहाँ पर ज्यादातर मिलता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलता है, जब कई सारे कल्चर के मतलब जिन लोगों का ट्रेडिशन अलग है, कोई वेस्टर्न है, कोई साउथर्न है, कोई ईस्टर्न है, ये सारे मिलकर एक जगह पर काम करने आते हैं, तो वहाँ पर कई सारे कल्चर के लोग हो जाते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ता है उन सभी के कल्चर को, अगर वो उसे नहीं समझेंगे तो फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, और वही कहलाता है आपका कल्चरल बैरियर। ठीक है। फिर आता है आपका इमोशनल बैरियर। तो वन ऑफ द चीफ बैरियर टू ओपन द फ्री कम्युनिकेशन इज द इमोशनल बैरियर। जो सबसे एक महत्वपूर्ण बैरियर माना जाता है वो क्या होता है? इमोशनल बैरियर। अ पर्सन हु इज अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड कैन नॉट पास और ऑन रिसीव इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएटली एंड ऑब्जेक्टिवली। अगर कोई पर्सन अपसेट है, डिस्टर्ब है, तो फिर वो उस किसी भी मैसेज को उतने इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा जितना वो तब कर सकता था अगर वो सही होता था, बिल्कुल गुड कंडीशन में होता था। तो इस तरीके से इमोशनली भी किसी पर्सन का एक तरीके से इमोशन किसी पर्सन के वो बैरियर का काम कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा एटीट्यूड बैरियर। तो पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय कैन अफेक्ट द कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एटीट्यूड बैरियर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय का कुछ पर्सनल एटीट्यूड है किसी टाइप का, तो वो कम्युनिकेशन में बैरियर हो जाता है। अ प्रोएक्टिव मोटिवेटेड वर्कर विल फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर एक मोटिवेटेड वर्कर है, एक्टिव वर्कर है, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। लेकिन वहीं अगर कोई शाई, इंट्रोवर्ट या लेजी एम्प्लॉय है, तो वो कैन डिले द हेजिटेट इन टेकिंग द इनिशिएटिव और रिफ्यूज टू कम्युनिकेट। तो वो क्या करेगा? कम्युनिकेशन को डिले कर देगा या फिर कम्युनिकेशन को आगे ट्रांसफर करने से मना ही कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन द सेम कंटेंट इज सीन एंड इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय टू पीपल एंड देयरइन ले द रूट कॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन बैरियर क्या होता है? मतलब किसी की कैसी सोच है उसके अकॉर्डिंग वो किसी मैसेज को क्या समझता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है और उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? मिस कम्युनिकेशन हो जाता है या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये परसेप्शन बैरियर भी एक बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन में, जो कि मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने में रुकावट का काम करता है। ये हो गए आपके बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी यूनिट में से आते हैं, क्योंकि बाकी की जो 2 यूनिट है इस सब्जेक्ट की वो ज़्यादा कुछ इफेक्टिवली नहीं है, उनमें सारा आपका राइटिंग पोर्शन है। इसी में हैगा जो ज़्यादातर आपके थ्योरिटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करना है आपके सिलेबस में गिवन है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's हैं। 7 C's मतलब सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काम करते हैं। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला आता है आपका कंप्लीटनेस। एनी कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट इन सेंस दैट अ मैसेज शुड कन्वे ऑल द फैक्ट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ मैसेज। क्या बोला गया है? पहला आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है मैसेज वो कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में, कि उससे जिसको ये भेजा जा रहा है उसे सारी बातें क्लियर हो जाएं इस मैसेज से रिलेटेड, तो वो कहलाता है आपका कंप्लीटनेस। सेकंड आता है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस रेफर टू द फैक्ट that while communicating one should try to take a message as short as possible to make it effective. Conciseness is communication not only save time but also cost effective. कंसाइसनेस का मतलब क्या होता है? जो हमें फैक्ट बताना है, कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है रिसीवर तक, वो हमें ऐसा रखना चाहिए कि छोटे से छोटे तरीके से हम उसे बता सकें कि मैसेज भी पूरा हो जाए और छोटा सा छोटा मैसेज रहे, क्योंकि इससे जो रिसीवर है उसका भी टाइम बचता है, हमारा भी टाइम बचता है और कॉस्ट भी बचती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इन कम्युनिकेशन इंप्लाइज दैट सेंडर ऑफ मैसेज स्टेप इनटू शू ऑफ ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ देयर व्यू पॉइंट बैकग्राउंड टू इंश्योर दैट मैसेज सेंट इज कंप्रीहेंड प्रॉपरली बाय रिसीवर। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज को लिख रहा है या भेज रहा है उसे उस व्यू पॉइंट से या उस बैकग्राउंड को लेकर सोचना होगा जो कि रिसीवर का व्यू पॉइंट होगा, क्योंकि तभी वो मैसेज रिसीवर को अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगा, वो उसे अच्छे से समझ पाएगा जब सेंडर उसे रिसीवर के व्यू पॉइंट से लिखेगा। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा क्लैरिटी। तो क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इंप्लाइज दैट मैसेज शुड बी क्लटर फ्री एज पॉसिबल एंड दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। क्लैरिटी का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके, जिसे भेजा जा रहा है वो रिसीवर को ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो उस मैसेज को समझने में। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीटनेस। तो कॉन्क्रीटनेस इन कम्युनिकेशन इंप्लाइज बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जनरल। कंक्रीटनेस का मतलब क्या होता है कि वर्ड टू वर्ड, टॉपिक टू टॉपिक हमें बताना है, फालतू की बातें नहीं देनी है मैसेज में। जितना मैसेज हमारे काम का है उतना ही मैसेज रिसीवर को देना है। देयर इज लेस चांस ऑफ मैसेज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। और अगर कंक्रीटनेस होगी तो मैसेज को मिस इंटरप्रेट करने के चांसेस कम हो जाते हैं, वरना अगर ज्यादा बड़ा मैसेज होगा तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्टसी। तो कर्टसी इन कम्युनिकेशन इंप्लाइज दैट सेंडर शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर इन टर्म्स ऑफ बीइंग पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड एंथुसिस्टिक। तो कर्टसी का मतलब ये हो जाता है कि जो पर्सन मैसेज लिख रहा है उसे मैसेज को इस तरीके से लिखना चाहिए कि उसमें जो वर्डिंग हो वो एक तरीके से पोलाइट वर्डिंग हो, किसी को बुरा ना लगे वो वर्ड पढ़कर, इस तरीके का मैसेज होना चाहिए, उसे कहा जाता है कर्टसी। नेक्स्ट आता है आपका करेक्टनेस। तो करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इंप्लाइज दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर और नो डाउटनेस इन फैक्ट एंड फिगर। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज दिया गया है उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा ग्रामर सही यूज होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी फैक्ट्स एंड फिगर बताई गई हैं उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियरली बताई जानी चाहिए। तो ये हो जाते हैं आपके 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर ये सारी सातों चीजें उसमें होंगी किसी मैसेज में तो वो इफेक्टिव मैसेज या इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। देखिए, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, जिस चैनल से हम कम्युनिकेट करते हैं उसके बेसिस पर हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। उसके अलावा बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल, जिस पर्पस से हम लिख रहे हैं या जिस तरीके से लिख रहे हैं उसके बेसिस पर हमने डिवाइड कर रखा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इन सबको डिटेल में देखना है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। जब हम किसी कुछ वर्ड्स का यूज करके या किसी लैंग्वेज का यूज करके कोई मैसेज किसी पर्सन तक पहुंचाते हैं तो उसे कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। ये आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, लेटर एंड डॉक्यूमेंट, ईमेल, रिपोर्ट, हैंडबुक, ब्राउचर्स, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म, एसएमएस एंड एनी फॉर्म ऑफ रिटन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। रिटन कम्युनिकेशन में वो सभी चीजें जिसमें हम मैसेज को लिख कर देते हैं किसी पर्सन को, वो सारी चीजें आती हैं आपकी रिटन कम्युनिकेशन में। द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकेबलरी एंड क्लैरिटी। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसकी इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है, राइटिंग के तरीके पर, ग्रामर पर, वोकेबलरी पर और क्लैरिटी पर। उसके अलावा आता है ओरल कम्युनिकेशन। तो रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड, आइदर फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड एनी अदर मीडियम। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम मैसेज को कैसे पहुंचाते हैं, बोलकर पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे हम फेस टू फेस किसी को बोलकर बताएं, चाहे टेलीफोन पर या किसी वॉइस चैट या वीडियो चैट के जरिए, तो वो सारा आता है आपका ओरल कम्युनिकेशन में। इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन क्लियर स्पीच एंड टोन यूज्ड बाय स्पीकर। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसकी इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है, जो टोन, मतलब जिस तरीके से बता रहा है स्पीकर और कितना क्लियरली बता रहा है उस पर डिपेंड करता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। अब क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, क्या आता है, जब बिना कुछ कहे, मतलब किसी वर्ड या लैंग्वेज का यूज करे बिना आप अपना मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचा दें, तो उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मैं अगर आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दूं, तो जब भी आप किसी को कोई इमोजी भेजते हैं तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि उसमें कोई भी वर्ड इन्वॉल्व नहीं होता। This message can be aid verbal communication, convey thought and feeling contrary to spoken word and express idea and emotion on their own। जो ये वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये किसे, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसे सपोर्ट करता है। वर्बल कम्युनिकेशन के बाद जब हम एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसी को भेजते हैं तो उससे हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, हमारे एक्सप्रेशन का उसे आइडिया लग जाता है। इसके भी कुछ टाइप हैं। तो नंबर 1 आता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एन इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन, स्टैंस, गेस्चर, टोन ऑफ वॉइस, टच एंड अदर फिजिकल सिग्नल कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, जो कि एक इंडिविजुअल की बॉडी से पता लगता है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके एक्सप्रेशन कैसे दिखा रहा है, क्या गेस्चर हो रहा है, उसका टोन कैसी यूज कर रहा है, वो उसका छूने का तरीका कैसा है, इन सारी चीजों से जब उसका बिहेवियर का पता लग जाए
या कोई मैसेज कम्युनिकेट हो जाए तो उसे कहा जाता है आपका फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है पैरा लैंग्वेज, तो द वे यू से समथिंग, द वॉइस क्वालिटी, इनोटेशन, पिच, स्ट्रेस, इमोशन, टोन एंड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग कम्युनिकेट अप्रूवल, इंटरेस्ट ऑन लेक ऑफ इट। पैरा लैंग्वेज में क्या आता है, जब आपके बोलने के तरीके से किसी को पता लग जाए, मतलब आप जैसी टोन यूज कर रहे हैं, आप जैसी वॉइस यूज कर रहे हैं, इमोशन जो आप शो कर रहे हैं, बोलने का तरीका किस तरीके का है, उससे पता लग जाए किसी पर्सन को आपका मैसेज, तो उसे कहा जाता है पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन, तो आर्ट फॉर्म सच एज डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक आर ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन में क्या आता है, जब आपको डांसिंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर, म्यूजिक, इन सब चीजों के थ्रू पता लगे कोई मैसेज के बारे में, तो उसे कहा जाता है एस्थेटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस, तो अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस्ड अबाउट अ पर्सन। जब किसी पर्सन की अपीयरेंस, दिख कैसा रहा है, उससे कोई मैसेज के बारे में पता लगे, कुछ कम्युनिकेशन हो, उसे कहा जाता है आपका अपीयरेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है सिंबल, तो जैसे कि रिलीजियस सिंबल होते हैं, स्टेटस होता है, ईगो बिल्डिंग सिंबल होते हैं, इन सब से कोई मैसेज का पता लगता है तो उसे कहा जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप का आता है आपका इसमें विजुअल कम्युनिकेशन, तो विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड सच एज साइन, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेशन, कलर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज यूजुअली रेनफोर्स रिटन कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आपको कुछ चीज देखकर कोई मैसेज का पता लग जाए, जो कि एक तरीके से एस्थेटिक कम्युनिकेशन की फॉर्म में आ जाता है, तो उसे ही कहा जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। ये किस लिए यूज करा जाता है, जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करा जाता है। फिर जो आपकी दूसरी कैटेगरी थी उसमें था पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन फॉलो सर्टेन रूल, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन इन कन्वेइंग द मैसेज। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप किसी को फॉर्मली मैसेज लिखें, मतलब अपने से बड़े पोजीशन के किसी पर्सन को मैसेज लिखते हैं, जिसमें आप मैसेज लिखते समय कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए कोई मैसेज लिखते हैं, तो वो कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। वही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन विदाउट कन्फरिंग टू प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल रूल, प्रोसेस, सिस्टम, फॉर्मेलिटीज एंड चेन ऑफ कमांड। उसका ही उल्टा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मतलब जब आप बिना किसी रूल को देखे, बिना किसी गाइडलाइन को फॉलो करे, बिना किसी प्रिंसिपल को फॉलो करे, बिना किसी चेन ऑफ कमांड को फॉलो करे कोई मैसेज बताते हैं या लिख देते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किन किन नेटवर्क के थ्रू होता है, मतलब कैसे कैसे चैनल, क्या क्या मीडियम होते हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है। तो पहला आता है आपका वर्टिकल नेटवर्क। द वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क, इट इज यूजुअली बिटवीन हायर रैंकिंग एम्प्लॉय एंड सबऑर्डिनेट। वर्टिकल नेटवर्क कैसा होता है, ये एक फॉर्मल नेटवर्क होता है। कहाँ फॉलो होता है, जब किसी बड़ी पोजीशन का पर्सन अपने से नीचे वाली पोजीशन के किसी पर्सन पर कोई मैसेज ट्रांसफर करता है, तो वो कहलाता है आपका वर्टिकल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, जो हायर रैंक का एम्प्लॉय है वो अपने सबऑर्डिनेट को कोई मैसेज बताता है, तो वो इसका एग्जांपल हो जाता है। फिर आता है आपका सर्किट नेटवर्क। व्हेन टू और मोर पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर सेंडिंग मैसेज एंड फीडबैक, they form a communication circuit. The two people interacting can be colleague placed at same hierarchical level in the organization. ये जो सर्किट नेटवर्क होता है इसे हम हॉरिजॉन्टल नेटवर्क भी कह सकते हैं एक तरीके से, जिसमें क्या होता है, जो सेम लेवल पर पोजीशन पर पर्सन होते हैं वो आपस में जब कोई मैसेज को भेजते हैं, फीडबैक लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये सर आता है आपका सर्किट नेटवर्क में। नेक्स्ट आता है आपका चेन नेटवर्क। इसमें क्या होता है, द कम्युनिकेशन पैटर्न दैट फॉलो द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम सीनियर टू जूनियर इज कॉल्ड चेन नेटवर्क। कम्युनिकेशन स्टार्ट एट द टॉप एंड वर्क इट डाउन टू डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉय। देखिए वर्टिकल नेटवर्क में क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, वो हो जाता है आपका वर्टिकल नेटवर्क। वहीं क्या हो, जो टॉप लेवल का पोजीशन पर कोई पर्सन है वो अपने से नीचे वाले सभी लोगों को कोई मैसेज बताना चाहता है, तो वो जो मेथड फॉलो करता है वो कहलाता है आपका चेन मेथड, जिसमें ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती जाती है। जैसे कि कंपनीज में जब कोई टॉप लेवल का पर्सन होता है, टॉप पोजीशन का, वो अपने से लोअर लेवल के वर्कर को कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो जो मेथड फॉलो होगा वो होगा चेन नेटवर्क का। नेक्स्ट आता है आपका व्हील एंड स्पोकन नेटवर्क। तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु गिव इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टू ऑल एम्प्लॉय वर्किंग अंडर हिम। व्हील और स्पोक नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सिर्फ एक सिंगल कंट्रोलिंग पर्सन होता है, वो सभी को कोई इंफॉर्मेशन देता है और उनसे फीडबैक लेता है, तो वो कहलाता है आपका व्हील या स्पोक नेटवर्क। नेक्स्ट आता है स्टार नेटवर्क। तो स्टार नेटवर्क हैज अ मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन बिटवीन ऑल मेंबर। स्टार नेटवर्क सबसे इजी नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है,
कोई चेन फॉलो नहीं करनी है, कोई कुछ फॉलो नहीं करना है। जो पर्सन चाहे जिससे कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे जिससे कोई मैसेज ले सकता है, चाहे किसी को फीडबैक दे सकता है, वो कहलाता है आपका स्टार नेटवर्क। तो ये आपके 5 नेटवर्क थे जो कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। 5 तरीके थे जिन जिन तरीकों से कम्युनिकेशन हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आपको इस यूनिट में सिर्फ इतना ही कंटेंट करना है, इतनी सी यूनिट है। इसके अलावा आपके सिलेबस में और कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही आपको करने की जरूरत है। बहुत छोटा सा इसका एग्जाम आता है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं, जितना मैंने लिख कर दिया है इतना लिख देते हैं, तो आप बहुत अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। मे भी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।